नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की किस धातु से हुई? आपके पास ऑप्शंस में है भास, भाष, भाषा या भाष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल या भक्ति काल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है और साथ में आपने ये भी बताना है कि किसने कहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। चलिए ये बताइए कि भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दी? बिल्कुल सही, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, किसने दी थी? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से एक औष्ठ्य ध्वनि नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है भ, फ, ध या प। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? औष्ठ्य ध्वनि कौन सी नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ध औष्ठ्य ध्वनि नहीं है। कैसी ध्वनि है ये? दंत्य ध्वनि। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, चतुर्सेन शास्त्री किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? आपके पास ऑप्शंस में है मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, प्रगतिवादी या ऐतिहासिक। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? चतुर्सेन शास्त्री किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, ऐतिहासिक उपन्यासकार। हमारा अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ और यौगिक, बिल्कुल सही, और योग रूढ़। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं रचना के आधार पर, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? आपके पास ऑप्शंस में है आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल या बीजवपन काल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल को क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल। आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि बीजवपन काल की संज्ञा किसने दी थी? आदि काल को बीजवपन काल की संज्ञा किसने दी थी? सभी लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, गीतिका के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए गीतिका किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है 1936 ईस्वी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का दूसरा नाम है। आपको बताना है कि खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है भगेली, हिंदुस्तानी, कौरवी या मगही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कौरवी। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि खड़ी बोली का जो दूसरा नाम कौरवी है वह नाम किसने दिया था? बताइए। बिल्कुल सही। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने। हमारा अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक माना है? प्रश्न है आपके पास कि अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है। आपके पास ऑप्शंस में है मानस का हंस, खंजर नयन, अमृत और विष या बूंद और समुद्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, खंजर नयन, जो कि अमृतलाल नागर जी का उपन्यास है। सूरदास इसका कथानायक बनाया गया है, आप जानते ही हैं। ठीक है, अगर हम इसके रचना काल की बात करें तो यह 1981 ईस्वी का है। ठीक है, और मानस का हंस 1972 ईस्वी का है। ये चारों उपन्यास किसके हैं? अमृतलाल नागर जी के हैं। ठीक है, अमृत और विष 1966 ईस्वी का है और बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी का इनका उपन्यास है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, यह पथ बंधु था उपन्यास का नायक है। आपके पास ऑप्शंस में है पीताम्बर, मणिक मुल्ला, श्रीधर या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप मुझे ये बताइए कि यह पथ बंधु था, इसके उपन्यासकार कौन है? बिल्कुल सही। किसका उपन्यास है ये? नरेश मेहता जी का उपन्यास है। चलिए अब बताइए कि इसका नायक कौन है इनमें से? बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पथबंधु था उपन्यास का नायक है श्रीधर और यह उपन्यास नरेश मेहता जी का है 1962 ईस्वी का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, मेरी कॉलेज डायरी की लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत या आलोचना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, त्रिवेणी किस विधा की रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, त्रिवेणी आलोचना विधा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है 8, 6, 4 या 2। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अंतस्थ व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह या सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? कौसानी में। ठीक है, कहाँ हुआ था? कौसानी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास या कबीरदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत पंक्ति की रचयिता कौन है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता रहीमदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आपके पास ऑप्शंस में है पल्लव, जन्मेजय का नागयक, चिंतामणि या कुटज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद जी की रचना इनमें से कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। जन्मेजय का नागयक जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पल्लव के रचयिता कौन है। बताइए पल्लव किसकी रचना है? बिल्कुल सही, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। और चिंतामणि? बिल्कुल सही, चिंतामणि की रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और कुटज? बिल्कुल सही, कुटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अलंकारवादी आचार्य नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है वामन, भामह, दंडी या उद्भट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं है उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। वामन अलंकारवादी आचार्य नहीं है, ये रीति संप्रदाय आचार्य माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केदी और कोकिला के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए कैदी और कोकिला के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से निर्मल वर्मा की रचना नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत, वेदिन या नौकर की कमीज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना निर्मल वर्मा जी की नहीं है उसका चयन करना है आपको, और साथ में आपने ये बताना है कि फिर यह रचना किसकी है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, नौकर की कमीज निर्मल वर्मा जी की रचना नहीं है। बाकी ये तीनों रचनाएं, एक चिथड़ा सुख, लालटेन की छत और वेदिन, ये तीनों रचनाएं किसकी है? निर्मल वर्मा जी की हैं। तो चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि नौकर की कमीज किसकी रचना है। बिल्कुल सही, नौकर की कमीज की रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, किसकी है? विनोद कुम्हार शुक्ल जी की रचना है नौकर की कमीज। हमारा अगला प्रश्न है, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। हमारा प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? आपके पास ऑप्शंस में है यामा, रश्मि, निहार या दीपशिखा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? आप ये जानते हैं कि ये चारों रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं, लेकिन आपको प्रथम काव्य संग्रह का चयन करना है। बिल्कुल सही। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। निहार महादेवी वर्मा जी का प्रथम काव्य संग्रह है 1923 ईस्वी का। चलिए अब हम बात करते हैं कि यामा का रचनाकाल क्या माना जाता है। 1936 ईस्वी। ठीक है, और रश्मि 1934 ईस्वी की रचना है इनकी, और दीपशिखा 1942 ईस्वी की। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
और मैंने आज का जो आपसे प्रश्न पूछा है, प्लीज सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना कि आदिकाल को बीजवपन काल की संज्ञा किसने दी है। और एक प्रश्न है आप लोगों के लिए और कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था, ये भी बताना है आपको। ठीक है, देखते हूँ कितने साथी हमारे आंसर करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।